वेलकम बैक गुलचारू का मैं गो वाचा तारिक मोइन अम्बरे और भाज फ़ायदा गप कन गए शुमा दुरो एक गप ऐश बिकने ताकि शुमारा पत्ता बिजली के शुमा वती लोग तो कच्चों बतारा सेफ कन खुद करें नाजरीन। अभी बड़ी खूबसूरत ऑफ द कैमरा बात चल रही थी कि हमारे अंदर ये एहसास क्यों नहीं पैदा होता कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको खुद से संभाल लें। ठीक है, तो इस एहसास को पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले हम अपने छोड़े हुए सवाल की तरफ आते हैं कि कोई वाक़या सर आपके वालिद साहब का कोई ऐसा वाक़या जिसके अंदर उनकी जान भी जा सकती थी। एक्चुअली वो उनकी एक सबसे जो खासियत थी कि जो भी बम की कॉल आती थी वो खुद जाते थे। टीम तो अपनी जगह मौजूद थी लेकिन उनका शौक़ था, पैशन था और अपनी जान की परवाह वो नहीं करते थे। और एक हादसा तो ऐसा हुआ था औरंगी टाउन पुलिस स्टेशन पे कि एक बम उनके हाथ में महफूज बनाते हुए उसको वहाँ से हटाते हुए वो फट गया था। उनका अंगूठा भी ज़ाया हो गया था, उंगली भी, पूरे जिस्म में लोहे के जो उसके अंदर से टुकड़े लगे थे वो निकले थे। लेकिन जब भी वो हॉस्पिटल भी जा रहे थे, खून भी बह रहा था, लेकिन रास्ते में वो जीप पे जो है वो कंट्रोल से बातें करते हुए जा रहे थे कि भाई सड़क क्लियर कराओ, मुझे ये तकलीफ़ है। और वो तो हॉस्पिटल में भी रहे और तकरीबन 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे। तो वो सबसे सख्त उनकी ज़िंदगी का वाक़या था कि जिसमें उनकी जान समझो कि अल्लाह ताला ने बचाई। लेकिन वो जब हॉस्पिटल से आए फिर वो बस हाथ ज़ख्मी था, बंधा हुआ था, यहाँ सिलिंग लगी हुई थी, लेकिन ही वाज अटेंडिंग द कॉल्स। और इस तरह के लोग कम होते हैं। मिसाल के तौर मैं आखिरी एक बात करूं कि जैसे गवर्नमेंट के लेटर में लिखा हुआ होता है आखिर में जब वो साइन करता है कोई भी कमिश्नर या सेक्रेटरी, योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो योर ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब क्या होता है वो नहीं। जो 18 घंटे 19 घंटे काम कर, उनके घर में भी मेज़ अलहदा से थी, दफ्तर से घर आके भी वो पिट पिट रखने लगे। और अगर अपनी गाड़ी नहीं है, वो जो 80s का मिड 80s चल रहे थे जबकि यहाँ धमाके और गोलियाँ फायरिंग, वो बख्तरबंद गाड़ी में भी उनको ज़रूरत नहीं, वो अपनी जीप में ही उसी तरह जा रहे हो। ड्राइवर नहीं है तो महल्ले से लड़के को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया, चलो भी चलो कॉल आई है। तो अच्छा जी, ये तो चलो खैर वो उनकी ये हीरोइक लाइफ उन्होंने एक गुजारी है जी। ही वाज, तो मतलब ही वाज हीरो एंड अनसंग हीरो, मतलब he had given us some heroes ना। तो अच्छा सर, फायर ब्रिगेड लास्ट ऑप्शन होता है या पहला ऑप्शन होता है? अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि जब भी आग लगी तो पहला जो हमारे सवाल आएगा फायर ब्रिगेड को कॉल करो, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। तो फायर ब्रिगेड शुड बी लास्ट ऑप्शन और फर्स्ट? एक्चुअली जब भी आग लगती है तो अगर मेरे घर में लगी है, मेरे दफ्तर में लगी है, तो मैं भी डिफेंसिव होता हूँ, जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पर डाल देता हूँ। वो कहता हूँ लेट आई हमको। अगर मुझसे कोई पूछे कि फायर ब्रिगेड नंबर क्या है तो मैं फिर इधर उधर देखने लगता हूँ, मुझे नंबर पता नहीं होता। तो वी आर द पीपल जिनकी वजह से फायर ब्रिगेड लेट होता है। फायर ब्रिगेड में बूढ़े लोग हों, जवान लोग हों, टूटा फायर ब्रिगेड हो, गाड़ी धक्के से स्टार्ट हो रही हो, मगर उस गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो फायर कॉल के मिलने के बाद एक लम्हा भी तवक़ुफ़ नहीं करता और फ़ौरन निकल पड़ता है। लेकिन उसका नंबर मालूम होना तो मुझे खुद रखना चाहिए। दूसरी बात ये फायर ब्रिगेड और हुकूमत की भी जो है ना वो जिम्मेदारी है कि इन नंबरों को इतना आसान बना दे, इतना पब्लिक कर दे, इतनी अवेयरनेस फैला दे कि अभी जो है ना वो ईदी का नंबर तो सबको मालूम है। सही, लेकिन मतलब उन्होंने इतना पब्लिक किया, वर्क किया है, तो हुकूमत भी जो है ना वो डिवोटेड होकर ये यानी फायर ब्रिगेड इज नाउ लाइक ए फोर्स। जो बाहर के मुल्क में अगर किसी से पूछेंगे आप लड़की से कि तुम किससे शादी करोगी, अगर वेस्ट में कि तुम फिल्म के हीरो से करोगी, क्रिकेट के कप्तान से करोगी या कमिश्नर से करोगी, तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये जो वहाँ सबसे बड़ा हीरो है फायरमैन है, फायर फाइटर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपनी जान दे रहा है। और फायर फाइटर वहाँ हो या यहाँ हो, इंसान वही है। ट्रेनिंग लेवल और इक्विपमेंट लेवल उनका बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर तवज्जो। अच्छा, थोड़ा सा जो आपका जो सवाल था, मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ कि ये ऑप्शन तो देखें, जब ये बिल्डिंग में बनवा रहा हूँ तो जो आदमी नक्शा बना रहा है इस 20 मंजिला बिल्डिंग का, इसमें कितने एग्जिट होने चाहिए, कितने चौड़े दरवाजे होने चाहिए, कॉरिडोर कैसा होना चाहिए, ये उस आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है। और मैं उससे कहूँ कि भाई ये बनाए। फिर जब वो बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले नक्शा पास होने जाता है, वो पैसे लेके मोहर लगा देता है, अप्रूव्ड। तो अब नक्शा मंजूर हो गया, बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें फायर प्रोविज़न नहीं रखे गए। फिर जो इंजीनियर उसको बना रहा है, फिर मैं ख़रीद रहा हूँ, फिर ये कि उसमें पहले फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है,
उसके बाद स्प्रिंकलर है या नहीं अगर ज़रूरत है, अलार्म टन टन जो शीशा तोड़ के बटन दबा देते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आग बुझाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अलार्म दबा दो ताकि सबको पता लग जाए और अपनी जान लोग बचा लें। वो अलार्म है या वहाँ पे नहीं है। हाइड्रेंट्स की अगर ज़रूरत है, मल्टी स्टोरीड है या फैक्ट्री है, तो वो हैं या नहीं है। फिर चलो सब चीज़ें लगा दी, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है। 3 महीने या 6 महीने के बाद इवैक्यूएशन की ड्रिल हुई है, और इवैक्यूएशन ड्रिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो यूके के लॉ में लिखा हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड टू सिक्योर द मीन्स ऑफ एस्केप। बचाव के रास्तों को महफूज बनाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं, बिल्डिंग बचाने के लिए। अच्छा, अब वो ड्रिल होना ज़रूरी है, और ड्रिल में सबको ये होता है कि भाई बाहर फलानी जगह पर जाके असेंबली पॉइंट है, वहाँ खड़े हो जाओ। जब वहाँ सब खड़े हो जाते हैं, उनकी गिनती गिनी जाती है, कोई रह तो नहीं गया। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ इवैक्यूएशन ड्रिल। अच्छा, ये एक्सरसाइज, ड्रिल, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, जब ये सब फेल हो जाते हैं, फिर फायर ब्रिगेड का नंबर आता है। और हमारे यहाँ पहला फायर ब्रिगेड, सो शायद हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, फायर ब्रिगेड की भी है, लेकिन वी हैव टू डू आवर पार्ट ऑफ द थिंग। कराची के हम ये कहते हैं कि जी मेरे घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं खरीद सकता मैं, तो अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ने 4 बच्चों का, बीवी का मुझे मालिक बनाया, मैं अल्लाह पे जिम्मेदारी डालता हूँ। तो कराची के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती चली गई, बहुत सारी बनी हैं, और हादसात भी बहुत बड़े हुए। जैसे बल्दिया टाउन वाला जो वाक़या है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको ज़रा थोड़ा सा, मैं ये चाहूँगा, मेरा सवाल ये है, वजह क्या बनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा हलाकतों की? मतलब हो गया, वहाँ पर आग लग गई, सारा कुछ हो गया, गेट बंद थे, तो गेट बंद होने के बावजूद भी तो कोई ना कोई सेफ्टी के रास्ते होने ज़रूरी थे। तो क्या वजह बनी कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो है ना वो वहाँ पर हलाकतें हुई? तो उसकी ज़रा ये, जैसे अगर आपको तस्वीर आप इसको कैमरे में ले सकते हैं, तो ये देखें, आग लगने के और आग बुझने के बाद की तस्वीर है। एक बिल्डिंग अपनी जगह पे इंटैक्ट नज़र आ रही है, आग से यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इस बाहर से ली गई तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 257 जाने ज़ाया हो गए। और ये 50 मंजिला बिल्डिंग में नहीं है, आपको ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर नज़र आ रहे हैं। तो जो, जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इवैक्यूएशन करानी होती है, और इवैक्यूएशन की हर 3 महीने के बाद ड्रिल करनी होती है, क्योंकि जिस दिन आग लगेगी उस दिन आप इमरजेंसी एग्जिट खोलेंगे, तो उस दिन उसके पीछे अलमारी रखी हुई होगी, उस दरवाजे के पीछे ये दरवाज़ा बाहर से लॉक होगा, तो ड्रिल करानी बहुत ज़रूरी है। अब इस बिल्डिंग में इसके समरात सिर्फ ये नहीं कि 200, इसके जो नुकसानात सिर्फ ये नहीं कि 257 जाने ज़ाया हो गए, आपके मुल्क में जो बाहर से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं सप्लाई के, वो रुक जाते हैं, और वो फिर आपसे सामान नहीं लेते। तो इसमें ग्रिल लगी हुई थी खिड़कियों में भी, और इमरजेंसी एग्जिट का जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर बनाए भी जाते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, और इवैक्यूएशन ड्रिल नहीं की जाती है। तो अब जो ये बिल्डिंग कोड्स आए हैं, इसके बाद अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी तक हमारी आंखें ये देखने के लिए मतलब मुंतज़िर हैं कि किसी बिल्डिंग को गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी जाए और सील कर दे कि यहाँ के इमरजेंसी एग्जिट्स ठीक नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी जो अमल हो रहा है वो बाहर के जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं लोग, वो इन पे जोर डाल रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लोग कूदे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कूदे हैं और नीचे उनकी फिर भी बेचारों की जो है ना वो हलाकतें हो गई हैं। तो ये जो इतने वाक़यात हुए हैं, तो ये इसने भी हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं डाला। ये जो कूदने वाले वाक़यात हैं, लोग क्यों कूदते हैं, अगर वो कूदें तो क्या करें, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो आप रोशनी डालिएगा कि लोगों को इस तरह की सूरत हाल में क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें एक इस्लामाबाद में पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 10 सितंबर को बिल्डिंग में आग लगी थी, इमरजेंसी एग्ज़िट ब्लॉक हो गई थी, इस शख्स ने ऊपर से छलांग लगा दी, लोग नीचे मस्जिद की चटाइयाँ लेके खड़े हो गए कि आप इसके ऊपर जंप, ठीक है। अच्छा, अब जब वो कूदे तो जाहिर है उसकी जान ज़ाया हो गई। एक मैं आपको वीडियो ब्राज़ील की दिखाऊं कि इसमें भी इमरजेंसी एग्ज़िट इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की ब्लॉक हो गई, बिल्डिंग पूरी तरह से फायर पे थी और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कूदना शुरू कर दिया। अब हल क्या है, पहले आप इसकी एक आध झलक देख लें, फिर ताकि आपको इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो सके कि दिस इज़ दी सिचुएशन। लोग इस तरह से
उन्हें रोक रहे हैं कि भाई तुम रुको, हम कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की, ऊपर आने की, लेकिन जब ऊपर तपिश है, आग है, धुआं है, सांस नहीं ले सकता, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो खिड़की से कूद जाए। कि इमरजेंसी एग्जिट के जो लॉ है उसमें इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। नीचे जंपिंग शीट लेके खड़े हो जाओ या चादरें लेके खड़े हो जाओ, दिस इज नॉट द वे। या कोई लटकने वाली मंकी लैडर, सीढ़ी लटका दो रस्सी वाली, या एस्केप शूट से आप उसके अंदर स्लाइड करते हुए आ जाओ, ये सब गलत है। जो कानून है वो ये है कि ये बगैर किसी एडेड एफर्ट के, अनएडेड एफर्ट से आदमी आराम से सीढ़ियाँ चलते हुए आए। और वो जो इमरजेंसी एग्जिट का एनक्लोजर होता है उसमें अगर आप जिना टर्मिनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 2 दरवाजे हैं इमरजेंसी एग्जिट के, अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं या आ रहे हैं, और उनमें ऊपर फैन भी लगे हुए होते हैं जो कि उसको प्रेशराइज रखते हैं इमरजेंसी एग्जिट को, कि उसमें हवा के प्रेशर जो कि आम कमरों में है उससे ज़्यादा होता है। फिर ये होता है कि जब आग लगती है तो धुआं उस सीढ़ी में नहीं जाता क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा है और लोग आराम से नीचे आ जाते हैं। तो दिस इज़ दी इंजीनियरिंग, दिस इज़ दी साइंस, और यही हल है। या अगर जो छोटी बिल्डिंग है, अगर हमने इमरजेंसी एग्जिट बनाई है, बाहर से भी अगर जिन पुरानी बिल्डिंग्स में नहीं है तो हम लोहे की सीढ़ियाँ लगा सकते हैं और लगानी चाहिए, वरना हमारी जान। और हमें कहीं घर खरीदने ही नहीं चाहिए जिसमें किचन जो है वो, हमारे यहाँ किचन में बड़े वाक़यात होते हैं। जैसे औरतें हैं वो किचन में काम करती हैं तो उनकी जो है ना वो, तो उनको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को तरबियत देना। जो पिछले जो 2-3 हादसात हुए हैं जिसमें 250 और 25 और 15 इस तरह जाने गई, उससे पहले के जो हमारे एसोसिएशन ने फिगर निकाली थी उसमें जान जाने के वाक़यात ज़्यादातर होम फायर्स में थे, डोमेस्टिक फायर में। और रात को 3-4 बजे आग लगती है, कोई सिगरेट का टोटा छोड़ गया या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गई, या जो किचन में वाक़यात होते हैं। किचन में 3-4 छोटे छोटे उसूल हैं। एक ये जो माचिस है वो नीचे के खाने में नहीं रखनी चाहिए, जो खाने ऊपर के बोर्ड, ऊपर के खाने में रखें, ताकि बच्चे उससे जो खेलते हैं वो उनके बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जब हम खाना पका रहे हैं तो ख़वातीन को चाहिए एप्रन बांधें आगे, क्योंकि जो हमारा जो कल्चर है दुपट्टा और जो लूज एंड वाले कपड़े वो हम देख उधर रहे होते हैं, वो पीछे से वो उसमें चला जाता है, हवा से भी जो है ना आग उसमें आ जाती है। फिर ये कि किचन में बच्चों के दाखिले की इजाज़त मतलब एज ए प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि जब किचन पे कोई चीज़ पक रही है तो हम बाहर आके टेलीफोन पे बात करना शुरू हो जाएं, और यानी कोई चीज़ किचन अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। जितनी देर चूल्हा जल रहा है एक खातून कोई ना कोई वहाँ मौजूद होना चाहिए। गैस का वॉल किचन में अमूमन वो, अगर ये चूल्हा है तो उसके आगे लगा हुआ होगा एंड अदर एंड, वो बाहर के एंड पे होना चाहिए कि उसको हम बाहर से ही बंद कर दें। अगर गैस में आग लग गई है तो गैस की आग बुझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बुझा देते हैं तो वो बिजली का बटन भी खोलेंगे, स्पार्क होगा, फिर वो धमाका वहाँ पे हो जाएगा। जब तक गैस की सप्लाई बंद ना हो उस आग को बुझाना भी नहीं चाहिए। किचन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि वहाँ पे फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, छोटी सी चीज़ होती है लाल रंग के डब्बे में, आप आग लगे उसके ऊपर डाल दें। आप उसके ऊपर जो ना गीला तौलिया डाल दें। तो अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, तो पानी एक्चुअली उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है जो 100 डिग्री पे वो बॉयल करना शुरू, जो तेल उसमें है वो 300 डिग्री पे, तो उसका बहुत ज़्यादा गर्म है तेल। जैसे ही पानी डालते हैं वो तेल को भी बाहर उठा हमारे पास फैला देता है। टाइम जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। मैं चाह रहा हूँ आखिरी हमारे पास, और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ठीक, हमारे पास आखिरी जो है ना वो बस ये 1.5 मिनट बचा है, 1-1.5 मिनट। हुकूमत को क्या जो है ना वो कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि वो मतलब इस जो सेफ्टी मेजर्स या जो सेफ्टी के कवानीन हैं उनके अंदर क्या जो है ना वो तब्दीली होनी चाहिए, बिल्डिंग्स के जो कवानीन हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ, हुकूमत को क्या, आप अभी जो नई हुकूमत है उसको क्या मशवरा दें? नई हुकूमत को जो सबसे पहला मशवरा ये होगा कि जो गवर्नमेंट के जो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको एक शॉर्ट कोर्स ही कराया जाए, लेकिन लाइफ सेफ्टी पे, फायर सेफ्टी पे और HSE हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उन वहीं से फिर चीज़ शुरू होगी। तो उनके सिलेबस में सबसे पहले शामिल हो, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हो, फिर यह है कि हर बड़े शहर में और छोटे शहर में उसके साइज़ के हिसाब से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए जो कि प्रोफेशनल्स पे, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से मुश्तमिल हो, जो कि वहाँ के फायर सेफ्टी के
मैटर्स को लुक आफ्टर करे, ओवरसाइट करे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश। उसका अगर बेहतर- सिर्फ गवर्नमेंट अपने ऊपर, अपने अफसरों पे भरोसा करेगी तो शायद गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों में इतनी उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है जितनी इंडस्ट्रीज़ में है। इनका फ़ायदा उठाना चाहिए government। फ़ायदा उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। सर आपने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, स्ट्रगल में ज़िंदगी गुजारी, जद्दोजहद की, आप एक मकाम पर पहुंचे, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बड़ा मुख्तसर एक जुमले में मैसेज? जो नौजवानों को देख के खुशी होती है, और जिस तरह हम समझते हैं, एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। वाह वाह वाह। तो इनको मैसेज देने की नहीं, इनसे मैसेज लेने की, इनसे तो एनर्जी हमें लेने की ज़रूरत है। दे आर ऑलरेडी वेरी मच चार्ज, सिर्फ इनको रास्ता सारा सही दिखाने की ज़रूरत है। माशाल्लाह जी, इनको रास्ता सही दिखाने की ज़रूरत है। नौजवानों को पहले से ही बहुत ज़्यादा चार्ज है। नाजरीन, जो एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो शोबा है, सेफ्टी का शोबा है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कह लें आप इसको, एक और आप एमरजेंसी रिस्पॉन्स कह लें आपको, तो मेरे ख्याल में जो है ना, इसके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर कि वे एक एहसास पहले जगाया जाए। सबसे पहले तो जो है ना, इंसान की अहमियत, वो एहसास जो है ना, वो अंदर वो आएगा, वो बैठेगा, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होना जो है ना, वो शायद शुरू हो जाए। वैसे तो एक सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम कहता है सारी चीज़ें चलती हैं, सिस्टम जब बेहतर होगा तो सब अच्छा होगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आज एक हीरो से मिला हूँ, ठीक है जी, ऐसे हीरो से जिसके अंदर दर्द है, जो चाहता है कि पाकिस्तान में हादसाती मौत का शिकार कोई ना हो। यहाँ पर हमारी अपने भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं। वो सबको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पहुँचें और सबको बताएं कि भाई ये सेफ्टी मैयर लो, इसमें बड़ा फ़ायदा है, इसमें बहुत दुनिया घूम चुके हैं जो है ना वो, और फिर जो है ना आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और बकौल यूनस बलोच, कटी है उम्र तमामम जहान गर्दिश में, होता मकदूर तो शान सिकंदरी लेता। तो भाई ये शान सिकंदरी के हकदार हैं। हुकूमत से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। सर थैंक यू। थैंक यू, बहुत नवाज़िश आपकी, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खैर अता फरमाए। थैंक यू। नेकी का काम है। गुलचारों का मैं प्रोग्राम वाद बुत ख़त्म इंशाल्लाह दी में प्रोग्राम या नो के मेहमान खुशमद मसारी भी हैं। अल्लाह में आ रहे।